रात के 9 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों को लेकर पूरे देश का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी देशमुख का इस्तीफा मांग रही है तो पार्टी के कई नेता राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार ने साफ कर दिया है, देशमुख पर लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है, लिहाजा इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार मीडिया से मुखातिब हुए शरद पवार ने ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता और पूरी एनसीपी देशमुख के साथ खड़ी है। पवार ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों को आधारहीन बताया तो लगे हाथ ये भी दावा कर डाला कि 5 से 15 फरवरी तक अनिल देशमुख कोरोना की वजह से नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे। From 5th February to 15th February, Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. I got the hospital from Nagpur, Alexis, Alexis, Alexis is the name of hospital, and this hospital has given certificate later. There is a clear-cut information, there is a record that Mr. Deshmukh was hospitalized and it is also certified by hospital. दिल्ली में डेरा डाले शरद पवार ने यह भी बताया कि 15 फरवरी के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनिल देशमुख 10 दिनों तक होम क्वारंटाइन थे, लिहाजा सचिन वाजे से मुलाकात और वसूली की बात वाले परमबीर सिंह के आरोपों में कोई दम ही नहीं है। He was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine because former CP's letter he suggested regarding collection of money and everything. The Honorable Home Minister around the mid-February called Sri Vaje at his official residence and some instructions were given. So it is absolutely clear Mr. Deshmukh was in Nagpur in this particular hospital. शरद पवार ने अनिल देशमुख को बेगुनाह साबित करने में जो दलीलें दी, जल्द ही वो सवालों के घेरे में आ गई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अनिल देशमुख के एक पुरानी ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी क्रोनोलॉजी के जरिए पवार के दावे पर सवाल उठाए। फडणवीस ने ट्वीट किया, ऐसा लगता है कि शरद पवार जी को परमबीर सिंह के पत्र पर ठीक से जानकारी नहीं दी गई। एसएमएस से पता चलता है कि मीटिंग की तारीख फरवरी के अंत की है। अब इस पूरे मुद्दे को कौन घुमा रहा है? शरद पवार की सफाई जब सवालों के घेरे में आई तो खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख मीडिया के सामने आए। बोले अस्पताल से छुट्टी मिलने के वक्त मीडिया वाले उनका इंतजार कर रहे थे, लिहाजा वो उनके सामने बैठ गए थे। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से उठे सवालों पर संसद में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा से राज्यसभा तक बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने शोर मचाया। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग भी उठाई। पुलिस ने मुंबई में एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़,
और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6,000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। वो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। बीजेपी और उसके सहयोगियों का कहना है कि 100 करोड़ की वसूली के आरोप बेहद गंभीर हैं और जब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने चेतावनी देते हुए पलटवार किया कि ऐसी कोशिश करने वाले इसी आग में जल जाएंगे। सेंट्रल एजेंसी का इस प्रकार से मिसयूज करके महाराष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कोशिश कर रहे तो मैं उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, जो आग लगेगी उसमें आप झुलस जाएंगे। शिवसेना का कहना है कि कल तक जो बीजेपी मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को पानी पी पी कर कोस रही थी, अब वही बीजेपी उनकी चिट्ठी को सबूत बताकर महाराष्ट्र की सरकार को घेर रही है, सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि गठबंधन सरकार को पूर्ण बहुमत हासिल है। खुद शरद पवार भी बार बार मीडिया के सामने आकर यही संदेश दे रहे हैं कि गठबंधन सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी, बीजेपी की हर साजिश नाकाम हो जाएगी। मुंबई से दीपक दुबे और विनोद जगदाले के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार में उतरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर तीखे हमले कर रही है। आज बांकुड़ा में एक रैली के दौरान ममता ने आरोप लगाया, अगर इस बार उनकी पार्टी हार गई तो बीजेपी बंगाल को लूट लेगी। चाइना चाइना बीजेपी के चाइना, चाइना चाइना दस्युদের চাইনা, চাইনা চাইনা রাবণদের চাইনা, চাইনা চাইনা দুর্যোধনদের চাইনা, চাইনা চাইনা দুঃশাসনদের চাইনা, চাইনা চাইনা মেরুকরণ চাইনা, চাইনা চাইনা দাঙ্গা চাইনা, চাইনা চাইনা ফেক নিউজ চাইনা, চাইনা চাইনা ফেক ভিডিও চাইনা, চাইনা চাইনা মহিলা হত্যা চাইনা, চাইনা চাইনা কৃষক বিল চাইনা। बीजेपी पर हमले का ममता बनर्जी का यह अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता ने दावा किया कि अगर वो इस चुनाव में हार गईं तो बीजेपी बंगाल को लूट लेगी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाए। আর এই নির্বাচনে যদি আমরা জিততে না পারি, মনে রাখবেন বহিরাগত গুন্ডারা আপনাদের ঘর বাড়ি ছেলে মেয়ে সবকিছু লুট করে নেবে। কৃষকদের জমি আজ লুট করে নিচ্ছে, দেশটাকে বিক্রি করে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদি, বেকারি বাড়িয়ে দিয়েছে 40%, সব বন্ধ করে দিয়েছে। এখন নিজের নামে স্টেডিয়াম করছে, নিজের নামে স্ট্যাচুও করবে, আবার কবে দেখবেন দেশের নাম ভুলিয়ে দিয়ে নিজের নামে দেশের নাম রেখে দেবে। আমরা চাই না, আমরা চাই না, আমরা চাই না। बांकुड़ा में हजारों के हुजूम के बीच ममता बनर्जी ने अपने पांव के जख्म का जिक्र किया तो साथ ही यह भी कहा कि वो हमेशा से ऐसे जख्मों से जूझती आई हैं और हार मानना उनकी डिक्शनरी में नहीं है। ममता बनर्जी ने जनता से पूछ लिया कि आखिर उन्होंने जो वादा किया वो निभाया या नहीं। আমাদের সরকার দেখুন কন্যাশ্রী করেছে, করেছে কি করেনি? নরেন্দ্র মোদি বলেছিল 15 লাখ টাকা করে দেবে, দিয়েছে? আমরা কন্যাশ্রী করব বলেছিলাম, করেছি। রূপশ্রী করব বলেছিলাম, করেছি। ক্লাস 9-এ সাইকেল দেবো বলেছিলাম, দিয়েছি। 12 ক্লাসে 10,000 টাকা স্মার্টফোনের জন্য দেবো বলেছি, দিয়েছি। সবটাই আমরা করি, আর বিজেপি শুধু ভাষণ তৈরি। 2019 में बनी फिल्मों और उनके कलाकारों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 67वें समारोह में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बाजी मारी है। हिंदी फिल्मों की बात करें तो समारोह में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला।
मनोज वाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो वहीं अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड ब्री प्राक ने अपने नाम कर लिया है। कंगना रनौत ने अवार्ड मिलने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने फैंस, फ्रेंड्स, फैमिली, फिल्म की टीम और अवार्ड जूरी का आभार व्यक्त किया है। कंगना रनौत ने चौथी बार नेशनल फिल्म पुरस्कार अपने नाम किया है। उन्होंने फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का डायरेक्शन भी किया था। अनाउंस हुए हैं जिसमें मुझे मणिकर्णिका और फिल्म पंगा के लिए पुरस्कार मिला है। तो मणिकर्णिका मैंने डायरेक्ट भी की है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे राइटर्स विजेंद्र सर, प्रसून सर। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 2019 की फिल्मों के लिए हुई है। ये समारोह पिछले साल 3 मई को होना था, लेकिन कोरोना से पैदा हुए हालातों की वजह से इसे टाल दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।